हेलो। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मणिपुर पीसीएस का पेपर लगा रहे थे। बीच में 3-4 दिन का गैप हो गया था कुछ कारणों से। आज से वापस से रिज्यूम कर रहे हैं और कंटिन्यू रखेंगे इसको। जैसा कि हम लोग मणिपुर का पेपर लगा रहे थे, 2014 का पेपर लगा रहे थे। इस पेपर में हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 94 तक, है ना, प्रश्न क्रमांक 94 तक हमने डिस्कशन कर लिया था। आज एग्जैक्टली 93 तक किया हुआ था ना, कहाँ तक, 93 तक कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर 94 से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आप में से जो लोग भी इस एफएसओ एग्जाम की लगातार तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वह जॉब्स वाला की तरफ से प्रोवाइड की जा रही 7000 प्रश्नों की श्रृंखला को ज्वाइन कर सकते हैं। इस श्रृंखला के तहत हम टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और एफएलटी तीनों माध्यम में, दोनों भाषाओं में टेस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं। यह टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से होंगे। इन ऑनलाइन माध्यम से होने वाले टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और वहाँ से आपको इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं आज के हमारी क्लास को। जैसा कि मैंने कहा कि 93 तक हमने डिस्कशन कर लिया था, 94 से हमको हमारी बात को आगे बढ़ाना है। ये है प्रश्न क्रमांक 94, है ना। इस प्रश्न क्रमांक 94 का जो बात है वो है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ मेनी केमिकल प्रिजर्वेटिव डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द फूड, है ना, कि कई रासायनिक संरचकों की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है। देखो, सिर्फ यहाँ पे हम रासायनिक संरचकों की बात ना करें, पूरे के पूरे फूड प्रिजर्वेशन साइकिल की बात करें तो वह कई चीज़ों पर निर्भर करती है ना, वह कई चीज़ों पर निर्भर करती है। एक होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है पीएच, तीसरा होता है वाटर कंटेंट, चौथा होता है एसिडिटी। पूरा का पूरा जो प्रिजर्वेशन साइकिल है इन चारों पर निर्भर करता है। लेकिन यदि जब हम स्पेसिफिक बात करें किसका, केमिकल प्रिजर्वेटिव की, ठीक है, कि केमिकल प्रिजर्वेटिव इफेक्टिवनेस दिखा पाएगा अथवा नहीं दिखा पाएगा, या इस पर निर्भर करता है कि पीएच कितना है। पीएच दोनों तरीकों से हम बात कर रहे होते हैं। जो प्राइमरी तरीका है, मेन तरीका है, वो है कि जो हमारा फूड आइटम है उसका पीएच कितना है ना, जो हमारा फूड आइटम है उसका पीएच कितना है। यदि पीएच उसका कम है, यदि पीएच उसका कम है, दैट मीन्स कि एसिडिक है, तो वह जो प्रिजर्वेटिव है वो ज्यादा क्या रहेगा, इफेक्टिवनेस वहां पे शो करेगा। ठीक है, the effectiveness of many preservatives like सोडियम बेंजोएट, है ना, जो सॉर्बिक है, दरअसल सॉर्बेट सॉल्ट्स आते हैं इसके, वो है प्रोपियोनिक एसिड हो गया, जैसे कि जो कहाँ यूज होता है, ब्रेड में यूज हो रहा है ना। डिपेंड्स मेनली ऑन द पीएच ऑफ द फूड। तो ये भोज्य पदार्थ का पीएच कितना है उस पर निर्भर करता है कि यह कैसे अपना प्रभावशीलता दिखाएंगे अथवा नहीं दिखाएंगे। ठीक है, दिस प्रिजर्वेटिव्स, है ना, ये जो जितने प्रिजर्वेटिव यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब के सब क्या है, एसिड है। लेकिन किस प्रकार के एसिड हैं, वीक एसिड है। कैसे एसिड है, वीक एसिड है। ठीक है, दे वर्क बेस्ट इन देयर डिसएसोसिएटेड फॉर्म व्हिच प्रेडोमिनेट्स एट द लो पीएच, है ना। अभी जैसे मैंने पीछे कहा था कि यदि पीएच क्या होता है, कम होता है, एसिडिक होता है, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से अपना क्या प्रभाव शो करते हैं अथवा नहीं शो करते हैं, यदि कैसा हो जाए, पीएच बेसिक हो जाए। ठीक, अब यहाँ पे सभी प्रिजर्वेटिव्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, उसको जरूर आप ध्यान में रखें। ठीक है, ये इनका क्या है, कोड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, इनका कोड लिखा हुआ है, जो कि आपको एफएसएसआई के रेगुलेशंस में मिलेगा। ठीक, जैसे ही आप कोई वो उठाते हैं कि कोई फूड आइटम उठाते हैं, उसमें क्या लिखा होता है, कोई प्रिजर्वेटिव डाला होता है, तो वहाँ प्रिजर्वेटिव का नाम ना लिख करके क्या लिख दिया जाता है, कोड लिख दिया जाता है। इससे इस कोड को आप सर्च करेंगे इंटरनेट में तो पता चलेगा कि दरअसल इस कोड का मतलब क्या है। इस कोड का मतलब, मान लो तुमने E280 सर्च किया तो प्रोपियोनिक एसिड निकल करके आया। ठीक है, तो डायरेक्ट नाम ना लिख करके कोड लिख देते हैं। ठीक, चलो, विच टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज यूज टू प्रोड्यूस योगर्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के फर्मेंटेशन का यूज किया जाता है दही बनाने के लिए, है ना। तो दही बनाने के लिए जो फर्मेंटेशन यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, लैब बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मतलब कि बैक्टीरिया जो है, जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बात हो क्या हो रही है, बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वह एग्जैक्टली कौन से प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, मिजोफिलिक, थर्मोफिलिक, थेराप्यूटिक, या फिर ईस्ट लैक्टिक फर्मेंटेशन। ठीक है, पहली बात की ये जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है इसका यहाँ से कोई संबंध नहीं, थेराप्यूटिक का शब्द का इन सब कहानी से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जो योगर्ट होता है उसके फर्मेंटेशन के लिए, योगर्ट के फर्मेंटेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है,
स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस का यूज करते हैं, उसके साथ साथ है ना, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस के साथ साथ और भी यूज किए जाते हैं जो किसके होते हैं, लैक्टोबैसिलस स्पीसीज के होते हैं। किसके होते हैं, लैक्टोबैसिलस स्पीसीज के होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस, क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस, ठीक है। तो योगर्ट बनाने के लिए दो प्रकार के क्या किए जाते हैं, स्टार्टर कल्चर यूज किए जाते हैं। एक स्टार्टर कल्चर का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, दूसरे स्टार्टर कल्चर का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस, ठीक है। एग्जाम में एग्जैक्टली यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। एग्जाम में सीधा सीधा आएगा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दही के उत्पाद उसके लिए खमीरीकरण के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दही के फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। वहां पे आपको ऑप्शन यही दिए होंगे, स्ट्रेप्टोकोकस प्लस लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस, ये एक ऑप्शन होगा, बाकी भी तीन ऑप्शन आपको वहां पे दिए जाएंगे। तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस स्टार्टर कल्चर का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो बाकी भी यहाँ पे बातें हैं, जरूर आप ध्यान में दीजिए इनको। अगला, विच रिफर्स टू द एडिशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द डाइट फॉर हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड न्यूट्रिटिव वैल्यू, कि पोषक मूल्यों से अधिक स्वास्थ्य लाभ हेतु आहार में किसका सेवन किया जाना चाहिए। पोषक मूल्यों से यदि अधिक आपको स्वास्थ्य लाभ चाहिए है तो आहार में दो तीन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। और उन दो तीन चीजों को शामिल किया जाना बहुत आवश्यक होता है। अभी के लिए जो हमारा आंसर है वो राइट आंसर क्या है, प्रोबायोटिक है ना, प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होता है, प्रोबायोटिक का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, लाइव ऑर्गेनिज्म आप खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी है ना, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। किसके रूप में खा रहे होते हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट के रूप में खा रहे होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तुम दही खा रहे हो, दही खा रहे हो, दैट मीन्स कि तुम क्या खा रहे हो, दरअसल प्रोबायोटिक खा रहे हो। क्या खा रहे हो, प्रोबायोटिक खा रहे हो, मतलब वो दही तो है लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई है जो तुम्हारे शरीर के लिए क्या होगी, लाभदायक होगी। शरीर मतलब कि पाचन के लिए, पेट के लिए, ठीक है, उसके लिए लाभदायक होगी। तो इसको हम क्या कह देते हैं, प्रोबायोटिक कह देते हैं। देखो प्रीबायोटिक भी हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, प्रीबायोटिक भी हमारे लिए क्या हो सकता है, लाभदायक हो सकता है, लेकिन प्रीबायोटिक क्या है, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। प्रीबायोटिक लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो प्रीबायोटिक क्या करता है फिर, प्रीबायोटिक दरअसल क्या करता है, एक ऐसा प्रोडक्ट आप खाते हैं जो आपके पेट में जाकर के, जो पेट में पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनकी ग्रोथ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उनकी ग्रोथ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रीबायोटिक का बेस्ट एग्जांपल क्या है, डाइटरी फाइबर्स। प्रीबायोटिक का बेस्ट एग्जांपल क्या है, डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। अब डाइटरी फाइबर जब आप खाते हैं तो वो क्या करते हैं, पेट में जाकर के आपके पेट में पहले से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह पड़े हुए हैं उनकी ग्रोथ को क्या कर देंगे, इंड्यूस कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो प्रोबायोटिक दरअसल क्या है, लाइव और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको आप खा रहे हैं। प्रीबायोटिक क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम की ग्रोथ को जाकर के बढ़ाता है, ठीक है। अभी के लिए राइट आंसर क्या है, प्रोबायोटिक, ठीक है। चलो, तो प्रोबायोटिक क्या है, प्रीबायोटिक क्या है, सिनबायोटिक क्या है, पेस्टबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, इन सब शब्दों के मतलब आपको पता होना अति आवश्यक है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉइस्चर कंटेंट इन इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड इज, है ना, आईएमएफ में मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले कि इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स एग्जैक्टली क्या है, तो फूड्स विद अ मॉडरेट वाटर कंटेंट, है ना, बट वाटर इज बाउंड और अनअवेलेबल ड्यू टू शुगर, सॉल्ट और ह्यूमेक्टेंट्स। सबसे पहले समझो कि मेरा एक फूड प्रोडक्ट है, इसमें वाटर कंटेंट है ना, इसमें वाटर कंटेंट है, फिर मैंने क्या कर दिया इस, और वो वाटर कंटेंट क्या है, अवेलेबल है किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, मेरे इस फूड प्रोडक्ट में शुगर डाल दी, मैंने क्या कर दिया, शुगर डाल दी। जो शुगर मैंने इसमें डाल दी तो शुगर ने क्या कर लिया, वाटर के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। शुगर ने क्या कर लिया, वाटर के साथ बॉन्ड बना लिया। तो अब वाटर अवेलेबल नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए, क्यों, क्योंकि वाटर के साथ किसने रिश्ता बैठा लिया, शुगर ने रिश्ता बैठा लिया, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज को हम क्या बोल रहे होते हैं, इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स का के रूप में जा रहे होते हैं ना, या उसको बता रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि उसका कितना वो होना चाहिए, उसके टेम्परेचर कितना, सॉरी मॉइस्चर कंटेंट उसमें कितना होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट उसमें जो क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम जाएं तो आइडियल कंटेंट कितना होना चाहिए, 15 से 50% के आसपास होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 15 से 50% के बीच में होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट फॉर इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स आइडियली शुड बी बिटवीन 15 to 50%, ठीक है। कितने के बीच में, 15 to 50% के बीच में होना चाहिए, ये मॉइस्चर कंटेंट है। वाटर एक्टिविटी अलग चीज होती है ना, वाटर एक्टिविटी जैसे उदाहरण के लिए मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया के लिए जो वाटर एक्टिविटी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 0.90, है ना। यदि वाटर एक्टिविटी 0.90 से ज्यादा है ना, तो बैक्टीरिया बड़ी इजीली क्या कर पाएगा, ग्रोथ कर पाएगा। यदि उससे कम है तो उसको ग्रोथ करने में क्या होगी, समस्या होगी। वहीं पर ईस्ट और मोल्ड के लिए बात करें, मतलब फंजाई के लिए बात करें, तो वाटर एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, 0.70 से कम होनी चाहिए, ठीक है। 0.70 या उससे भी कम होनी चाहिए ताकि वो ग्रोथ
ग्रोथ ना कर पाए। ठीक है, ये सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक, चलिए, तो लो मॉइस्चर फूड के लिए कितना होता है? लो मॉइस्चर फूड के लिए यहाँ पे 20% से कम होना चाहिए। हमारा जो IMF के लिए था मॉइस्चर कंटेंट वो 15 से 50% के बीच में होना चाहिए। हाई मॉइस्चर के लिए कितना होना चाहिए? 50% से ऊपर जा सकता है। ठीक, चलो, डीप फ्राइंग ऑफ पोटैटो चिप्स लीड्स टू जनरेशन ऑफ अ कार्सिनोजन। यदि आप क्या करते हैं, पोटैटो चिप्स को डीप फ्राई करते हैं ना, तेल में क्या करते हैं, उसको फ्राई कर रहे होते हैं गहराई से एकदम, है ना, कई बार, तो वो उससे क्या होता है, कार्सिनोजन की उत्पत्ति होती है ना, या कार्सिनोजन बनते हैं। अब जो कार्सिनोजन बनता है वो एग्जैक्टली कौन सा होता है? कार्सिनोजन जो बनता है एग्जैक्टली कौन सा होता है? तो जब आप क्या करते हैं, पोटैटो को डीप फ्राई करते हैं तो उसमें से क्या होते हैं, कर्क रोग के कारक बनते हैं, कैंसर के कारक उत्पन्न होते हैं। अब वो जो कैंसर का कारक उत्पन्न होता है उसका नाम होता है अक्राइलामाइड, है ना, क्या नाम होता है उसका? अक्राइलामाइड। अब अक्राइलामाइड क्या हो गया? आप कई प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। पहला कि अक्राइलामाइड क्या है? एक कि वो कैंसर कारक तत्व है। दूसरा, कैसे उत्पन्न होता है? तो क्वेश्चन ही था यही वाला हमारा, कैसे उत्पन्न होता है हमने देख लिया। ठीक है, अब प्रक्रिया क्या होती है, फॉर्मेशन कैसे होता है कि जनरेटेड व्हेन स्टार्ची फूड, है ना, पोटैटो भी क्या एक स्टार्ची फूड है। स्टार्च क्या है? प्लांट में पाया जाने वाला शुगर है ना। जिस प्रकार से हमारे शरीर में, एनिमल्स के शरीर में, तुम भी एनिमल हो मैं भी एनिमल हूँ, ठीक है, जिस प्रकार से एनिमल के शरीर में ग्लूकोज का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, उसी प्रकार से प्लांट्स के शरीर में किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में होता है। लाइक पोटैटो, ब्रेड, सेरेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आर कुक्ड एट अ हाई टेम्परेचर बाय फ्राइंग, रोस्टिंग और बेकिंग। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, स्टार्ची फूड को हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, फ्राई करते हैं, रोस्ट करते हैं, बेक करते हैं, उस समय मिलार्ड रिएक्शन होती है। मिलार्ड रिएक्शन किसके बीच में होती है? पहले कई बार पढ़ाया जा चुका है। मिलार्ड रिएक्शन प्रोटीन और शुगर के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? प्रोटीन और शुगर के बीच में होती है। उस मिलार्ड रिएक्शन के परिणाम स्वरूप किसकी उत्पत्ति होती है? एक्राइलामाइड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मिलार्ड रिएक्शन और अदर एंजाइमेटिक रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है पहले भी। ठीक है, खैर आगे आते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार दिया हुआ है, इसको जरूर आप पढ़ें। ठीक है, अदर प्रोसेस कंटामिनेंट्स क्या क्या निकलते हैं उसमें, वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जरूर आप एक बार पढ़ें, आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्व तो रखता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉट इसेंशियल इन डाइट, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा अमाइनो एसिड डाइट्स के लिए या उसमें हमारे भोजन में इसेंशियल नहीं है? सबसे पहले इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्या होता है? तो हर वो चीज जो तुम्हारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं होती है, हर वो चीज जो तुम्हारे शरीर में बनती नहीं है, वो क्या करनी पड़ेगी हमको? बाहर से लेनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी हमको? बाहर से लेनी पड़ेगी। तो जो कि वो बाहर से ली जा रही है उसको हम क्या बोल देंगे? आवश्यक बोल देंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम आवश्यक बोल देंगे। और आवश्यक का हिंदी शब्द क्या होता है? इसेंशियल होता है ना, सॉरी इंग्लिश शब्द क्या होता है? आवश्यक का इसेंशियल होता है। ठीक है, तो जो भी इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो हमारे शरीर में बनते नहीं हैं, तो हमको बाहर से क्या करना पड़ता है? उनको लेना पड़ता है ना। कि बाहर से कहाँ से लोगे? तो बाहर से सीधी सी बात है, किस में लोगे? डाइट में लोगे। किस में लोगे? डाइट में लोगे। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है भाई? ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, लाइसिन है, ये तो तीन हो गए भाई। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया? हिस्टेडीन हो गया, मेथियोनिन हो गया, ट्रिप्टोफान हो गया। ये कितने हो गए? 6 हो गए। टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, बाकी तीन यहाँ पे कौन से आ गए? तो बाकी तीन आपके आ गए, फिनाइल एलानिन हो गया और थ्रियोनिन हो गया। ठीक है, और क्या बच गया आपका इसमें? देख लो भाई, वैलिन बच गया। क्या बच गया? वैलिन बच गया। ठीक है, तो ये 9 होते हैं। इसमें से जो फिट नहीं बैठा, वो क्या नहीं फिट बैठा? टायरोसिन फिट नहीं बैठा। वो किस में आता है? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड में। किस में आता है? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में उसको रखा जाता है। ठीक है, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। लेकिन कई बार क्या किया जाता है, विभाजन की प्रक्रिया के दौरान, है इस डिवीजन की प्रक्रिया के दौरान, नॉन इसेंशियल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक जो कंप्लीटली नॉन इसेंशियल होगा, दूसरा जो कभी कभी क्या होगा? नॉन इसेंशियल होगा, कभी कभी क्या होगा? इसेंशियल होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैटेगरी बना दी जाती है। टोटल यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं? 11 लिखे हुए हैं। उन 11 में से जो कंप्लीटली नॉन इसेंशियल है वो कितने हैं? 5 हैं। बाकी यहाँ पे जो लिखे हुए हैं आपके 6, वो क्या है? ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी कंडीशनली इसेंशियल, कभी कंडीशनली नॉन इसेंशियल। ठीक, चलो, मटेरियल सुटेबल फॉर द माइक्रोवेव हीटिंग। माइक्रोवेव हीटिंग क्या है? एक फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है जो कहाँ पे मिल जाएगा आपको? आपके चैप्टर 4 में भी मिल जाएगा, और कहाँ मिल जाएगा? चैप्टर मेरे ख्याल से 8 में मिल जाएगा। ठीक है, 8 में भी। ठीक है, अब माइक्रोवेव हीटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फूड प्रोडक्ट सबसे बेहतर फिट बैठता है? ठीक है,
सॉरी कौन सा मटेरियल सबसे बेहतर फिट बैठता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जो फिट बैठता है वो क्या है, पीईटी है ना, राइट आंसर क्या है हमारा, पीईटी है। पीईटी क्या है, इथाइलिन है ना, क्या है, पॉलीइथाइलिन। माइक्रोवेव हीटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला मटेरियल है ना, माइक्रोवेव हीटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला क्या है, मटेरियल है, ठीक है। पॉलीथाइन इथाइलिन टेरेफ्थलेट है ना, क्या है, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। अब माइक्रोवेव हीटिंग के लिए जो सेफ प्लास्टिक है, माइक्रोवेव हीटिंग ग्रेड प्लास्टिक है, माइक्रोवेव हीटिंग ग्रेड प्लास्टिक कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट, पॉलीकार्बोनेट, ये आते हैं जो किस में रखे जाते हैं, माइक्रोवेव हीटिंग के उसमें कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। आप इनका यूज कर सकते हैं अपने घर के माइक्रोवेव में फूड आइटम्स को गर्म करने के लिए, ठीक है। सामान्यतः कहा जाता है माइक्रोवेव में क्या ना रखो, प्लास्टिक ना रखो, लेकिन यदि तुम्हारा प्लास्टिक क्या है, इस ग्रेड का है तो यूज कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। अगला, बेकिंग पाउडर कंटेन्स, बेकिंग पाउडर का नाम ही होता है क्या है भाई, है ना, बेकिंग पाउडर का नाम ही क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होता है उसका नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला ही क्या होता है ना भाई, ये तो क्या हो गया, सोडियम हो गया, ये क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाई जोड़नी, ये बाई जोड़ दो एच के रूप में, ठीक है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है फूड इंडस्ट्री में, सोडियम बाइकार्बोनेट को फूड इंडस्ट्री में लेवलिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है, काय के तौर पे, लेवलिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। लेवलिंग एजेंट मतलब वो जो फूड प्रोडक्ट में क्या करेगा, एक गैस रिलीज करेगा, कौन सी गैस होती है सामान्यतः, वो CO2 रिलीज करता है, ताकि वहां पे क्या आ जाए, पफीनेस आ जाए, क्या जाए, पफीनेस। पफीनेस का मतलब क्या होता है, फुलुक्का बन जाए, क्या बन जाए, रोटी का फुलुक्का बनता है वैसा वाला फुलुक्का बन जाए। तो फुलुक्का बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब एक शब्द होता है बेकिंग पाउडर, है ना, एक तो क्या हो गया बेकिंग सोडा, जो तुम्हारा क्वेश्चन था, है ना, बेकिंग सोडा क्या था, तुम्हारा क्वेश्चन था, उसको हमने क्या बोल दिया, NaCO3 बोल दिया। अच्छा, उन्होंने क्या किया, बेकिंग पाउडर ही लिखा है क्वेश्चन में, इन्होंने क्वेश्चन में बेकिंग पाउडर ही लिखा हुआ, उसका आंसर हमने NaCO3 दे दिया। लेकिन जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री आप पढ़ते होंगे, पहले भी पढ़ के रखे होंगे, आप जानते हैं इस चीज को कि बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, NaCO3 बोलते हैं। बेकिंग पाउडर एक अलग चीज होती है, क्वेश्चन में इन्होंने चूंकि क्या है, गंध मचा के रखी हुई है, आंसर भी सही वही मान के रखा हुआ, तो अब बदल नहीं सकते हम उसको, तो ठीक है। तो बेकिंग सोडा क्या है वो लिखा हुआ है, बेकिंग पाउडर क्या है वो ये होता है, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। बट अगेन अभी के लिए जो आंसर है उसको सही मानेंगे, ठीक। चलो, फसाई का पूरा नाम क्या है, दुनिया का सबसे सस्ता क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन यही होना चाहिए, यदि तुम इसको गलत कर रहे हो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो और इस एग्जाम की तैयारी बंद कर दो, ठीक है। तो फसाई का पूरा नाम क्या है भाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से उसको जाना जाता है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ये 2006 में एक एक्ट आया था, उससे बनाई गई। कब बनाई गई, 2008 में बनाई गई ये संस्था। ये संस्था कब बनाई गई, 2008 में। कानून कब आया था, 6 में, है ना। और ये पूरी व्यवस्था रेगुलेशन में कब से है, 2011 से। कब से, 2011 से में, क्योंकि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कब बनाए गए थे, 2011 में बनाए गए थे, ठीक है। चलो, संस्था कब बनी थी, 5 सितंबर 2018 8 को। संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसके 4 रीजनल ऑफिसेस हैं। जी कमलावर्धन राव जी वर्तमान में इसके क्या हैं, CEO हैं। सब हम पहले भी 50 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, सॉर्बिक एसिड और एस्टिक एसिड, ठीक है भाई। एस्टिक एसिड विनेगर है ना, एस्टिक एसिड क्या कहलाता है, विनेगर कहलाता है, अचार में यूज किया जाता है और एज अ प्रिजर्वेटिव ही काम कर रहा होता है, ठीक है। प्रोपियोनिक एसिड सोडियम प्रोपिनेट के और पोटेशियम प्रोपिनेट के फॉर्म में यूज किया जाता है, कहाँ पे, ब्रेड इंडस्ट्री में, ब्रेड में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। सॉर्बिक एसिड है ना, सॉर्बेट सॉल्ट के रूप में यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव ही होता है। ब्यूटारिक एसिड कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बेंजोइक एसिड और उसके सॉल्ट, सॉर्बिक एसिड और उसके सॉल्ट, प्रोपियोनिक एसिड और उसके सॉल्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स कहाँ यूज होते हैं, मीट इंडस्ट्री में। नाइसिन एक बैक्टीरियोसिन है, नाइसिन क्या है, एक बैक्टीरियोसिन है, बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव है, क्या है, बायोलॉजिकल फूड प्रिजर्वेटिव है नाइसिन, है ना, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। बायोलॉजिकल फूड प्रिजर्वेटिव क्या है, नाइसिन है, ठीक है। इसको कहाँ यूज करते हैं, चीज और कैंड इंडस्ट्री में। नाइट्रेट और नाइट्राइट का यूज कहाँ किया जाता है, क्योर्ड मीट में, है ना, कहाँ यूज किया जाता है, क्योर्ड मीट में। किसको प्रिवेंट करने के लिए, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलियम को, जो कि क्या है, एक एनारोबिक माइक्रोब है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ यूज होता है, फ्रूट इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री, जूस इंडस्ट्री में, ठीक है। प्रोपियोनिक एसिड कहाँ यूज होता है, ब्रेड और केक में, है ना, एंटी मोल्ड के तौर पे इसको यूज किया जाता है, अभी बताया ना, ब्रेड में यूज होता है। तो ये सब कहाँ यूज होते हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मतलब ये मेरे ख्याल से पचासों बार आपने जीवन में इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, इवन स्कूल टाइम से ये सब पढ़ाया जाता है, सब बेसिक जनरल नॉलेज में सब बातें जीके की पुस्तक में लिखी होती हैं। यदि तुम इसको भी गलत कर रहे हो देन तुम्हारा भगवान मालिक है, ठीक है। तो व्हाट इज दी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज सुक्रोज, ठीक है। क्या है, सुक्रोज है। सुक्रोज एक क्या है, डाइसैकेराइड के रूप में जाना जाता है ना, सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड के रूप में जाना जाता है, जो किससे मिलके बनता है, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज से, किससे मिलके बनता है, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज से। ग्लूकोज और मैनोज जो है वो अपने आप में एक आइसोमर हैं और दोनों ही क्या हैं, C6 हैं और मतलब हेक्सा उसमें सैकराइड के रूप में जाने जाएंगे, है ना, मतलब 6 कार्बन वाली शुगर के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन कौन सी शुगर, एल्डिहाइड शुगर, कौन सी, एल्डिहाइड शुगर। ये भी 6 कार्बन वाली शुगर ही है लेकिन किस प्रकार की है, कीटोन शुगर है। कैसी है, कीटोन शुगर है, ठीक है। चलो ध्यान में रखना इस बात को भाई, है ना, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, तो लगभग सभी मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं ना, लगभग सभी मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और कुछ डाइसैकेराइड भी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, तो सुक्रोज सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका, जिसको तुम टेबल शुगर कहते हो। इसके अलावा ट्रेहलोज और रेफिनोज भी होते हैं ना, ट्रेहलोज और रेफिनोज भी किस में रखे जाते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में रखे जाते हैं। कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग, इसको कैसे पता करें, तो टेस्ट लगा लो, कौन सा, बेनेडिक्ट रिएजेंट का टेस्ट लगा लो और फेहलिंग रिएजेंट का टेस्ट लगा लो, ठीक है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की पता करने के लिए, मान लो रिड्यूसिंग पता कर रहे हो, है ना, मान लो रिड्यूसिंग पता कर रहे हो, तो रिड्यूसिंग शुगर क्या करेगी, बेनेडिक्ट टेस्ट में रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट बना लेगी। प्रेसिपिटेट मतलब जैसे समझो एक वो है तुम्हारा टेस्ट ट्यूब, है ना, तुमने इसमें क्या किया, शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, बाद में बेनेडिक्ट रीजन डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ एक रेड ऑरेंज मटेरियल जम जाएगा, है ना, जमना का मतलब प्रेसिपिटेशन होना, ठीक है। फेलिंग टेस्ट में क्या होगा, ब्रिक रेड आएगा, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईंट के जैसा लाल रंग आ जाएगा यहाँ पे, इसमें फेलिंग में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, क्योंकि वो क्या शो करता है, इन्वर्जन शो करता है, क्या शो करता है, इन्वर्जन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, इन कुकिंग ऑयल्स द एंटीऑक्सीडेंट एडेड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इज, कुकिंग ऑयल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के कारण क्या हो जाता है, रेंसिडिटी हो जाती है। रेंसिडिटी के कारण क्या हो जाता है, तेल खराब हो जाता है, गंध आने लग जाती है। तो इस रेंसिडिटी को रोकने के लिए क्या किया जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, रेंसिडिटी के कारण क्या, ऑक्सीडेशन है। तो आप कुछ ऐसा एजेंट डाल दीजिए जिसके कारण क्या हो, वह एजेंट क्या करे, ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करे, ना कि तेल, वह एजेंट ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करे, ना कि तेल। अब वो एजेंट कौन सा यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, अब वो एजेंट आप यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, बीएचटी, टीबीएचक्यू, ठीक है। वापस से ये चारों नाम के जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, चारों के चारों क्या है, एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये चारों के चारों क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। ये विटामिन ई है, ये विटामिन सी है ना, ये आपका बीएचटी है ही और टीबीएचक्यू तो है, ये सभी के एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन वापस से क्वेश्चन क्या था, कुकिंग ऑयल का एंटीऑक्सीडेंट क्या है, कुकिंग ऑयल का एंटीऑक्सीडेंट क्या है, बीएचटी, है ना, कुकिंग ऑयल का एंटीऑक्सीडेंट क्या है, बीएचटी, ठीक है। कुकिंग ऑयल में दो प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं, एक क्या यूज किया जाता है, बीएचए, दूसरा क्या यूज किया जाता है, बीएचटी, ठीक है। बीएचए क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और बीएचटी क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यून, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। चलो बाकी यहाँ पे भी नाम लिखे हुए हैं और भी एंटीऑक्सीडेंट्स के, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। एंटी रेंसिडिटी तीन प्रकार की होती है, मेरे ख्याल से पता होगा। ऑक्सीडेटिव जो सबसे कॉमन है, ऑक्सीडेटिव जो सबसे कॉमन है, ऑक्सीजन के अटैक के कारण हो रही है। हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी किसके कारण होती है, तो हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी एंजाइम के कारण होती है सामान्यतः, है ना, किस कारण होती है, एंजाइम के कारण। मान लो कौन सा एंजाइम, लाइपेज, कौन सा, लाइपेज एंजाइम के कारण हो रही है ना। इसके अलावा एक होती है माइक्रोबियल रेंसिडिटी हुई होती है, जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी कारण होगी, लेकिन माइक्रोबियल एक्टिविटी किस कारण के कारण क्या होता है, लाइपेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो देखने को मिलती है, ठीक। चलो, मोस्ट कॉमन टॉक्सिजोनिक स्पॉइलेज इन स्टोर्ड ग्राउंड नट्स इज, है ना, जो भंडारित मूंगफली होती है ना, भंडारित मूंगफली होती है, उसमें सामान्यतः सबसे विषैली खराबी किसके कारण होती है, किसके कारण वो मूंगफली क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मूंगफली जो हम भंडारित मूंगफली रखते हैं,
वह किसके कारण खराब होती है? अस्परजिलस फ्लेवस के कारण। ठीक है, किस कारण? अस्परजिलस फ्लेवस के कारण। ये कई बार पढ़ाया हुआ है, तब पढ़ाया हुआ था कि जो अस्परजिलस फ्लेवस होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो अस्परजिलस फ्लेवस किसमें पाया जाता है? नट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? नट्स में। और मूंगफली भी क्या एक प्रकार की नट है ना, दाना है। क्या है? एक प्रकार का नट्स है, दाना है। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? अस्परजिलस फ्लेवस अफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? अफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अफ्लाटॉक्सिन क्या होता है ना? अफ्लाटॉक्सिन क्या होता है? कार्सिनोजेनिक होता है, हेपेटोटॉक्सिक होता है, म्यूटाजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉज करेगा, हेपेटोटॉक्सिक मतलब लीवर खराब कर देगा, म्यूटाजेनिक मतलब कि उत्परिवर्तन कुछ कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। क्या प्रोड्यूस करेगा अफ्लाटॉक्सिन में भी? बी1 बी और बी2 प्रोड्यूस कर सकता है ना। बी1 क्या होता है? मोस्ट पोटेंट कार्सिनोजेनिक होता है। इसके अलावा बी2 जी1 जी2 भी आते हैं। बी1 ही क्या होता है? आगे चल करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम1 में कन्वर्ट हो जाता है, जो किस में पाया जाता है? एम1 मिल्क में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना दोस्त ये सब। चलो आगे आते हैं। सॉरक्रेट इज द फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ, ये कम से कम 6वीं बार ये क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग एग्जाम के पेपर्स में। ठीक है, जो सॉरक्रेट होता है वो एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है। किससे बनता है? कैबेज, पत्ता गोभी से। कैसे बनाया जाता है? पत्ता गोभी से बनाया जाता है। इसमें कौन सा फर्मेंटेशन होता है? लैब फर्मेंटेशन होता है। इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है ना। और इसमें जो सौर प्लांट होता है उसमें स्टार्टर कल्चर क्या यूज किया जाता है? ल्यूकोनोस्टॉक मजेंट्रॉइड्स का यूज किया जाता है, या फिर कभी कभी इसके अलावा लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम और लैक्टोबैसिलस ब्रेविस का भी यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो इन स्टार्टर कल्चर का यूज करके सौरक्रेट को सौरक्रेट को बनाया जाता है कैबेज के फर्मेंटेशन के माध्यम से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। ठीक, इसके अलावा किमची है, इडली डोसा, योगर्ट के फिर पिकल्स, ये सब कैसे बनते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्जिमोन ऑयल इज यूज टू अडल्ट्रेट, है ना। आर्जिमोन ऑयल का उपयोग किसके अडल्ट्रेशन के लिए किया था? बहुत सामान्य क्वेश्चन है। ठीक है, आर्जिमोन ऑयल का यूज किया जाता है मस्टर्ड, सरसों के तेल को मिलावट करने के लिए। ठीक है, आर्जिमोन ऑयल का यूज किया जाता है सरसों के तेल में मिलावट करने के लिए। ठीक है, वो ध्यान में रखना है। आर्जिमोन ऑयल कहाँ से आता है? आर्जिमोन मैक्सिकाना सीड से आता है। कहाँ से आता है? आर्जिमोन मैक्सिकाना सीड से आता है। समस्या क्या है? जो आर्जिमोन ऑयल होता है वो चीप है और सरसों के तेल जैसा एकदम कलर रखता है। समस्या क्या है? ये इपिडेमिक ड्रॉप्सी कॉज करता है। क्या कॉज करता है? एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है एपिडेमिक ड्रॉप्सी। एपिडेमिक ड्रॉप्सी के लक्षण क्या होते हैं? डायरिया, ग्लाउकोमा, कार्डियक फेलर, एडिमा। ठीक है, सबसे बड़ा तो क्या है भाई? कार्डियक फेलर। निपट जाओगे तुम। ठीक, चलो अगला आता है। इसीलिए सरसों का तेल कहाँ से खरीदना है? घानी वाले के यहाँ से खरीदना है, डब्बों वाला नहीं खरीदना। ठीक, चलो इन घानी वाले के में भी कैसे? सामने से एकदम उसमें से पेरवा के, है ना। चलो, सी इनेमल कैंस आर यूज्ड फॉर, सी इनेमल कैंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ठीक है, सबसे पहले इनेमल क्या होता है? एक प्रकार की कोटिंग होती है, एक प्रकार की कोटिंग होती है। समझे, ये क्या है? एक डब्बा है पैकिंग के लिए, है ना, जिसमें हम क्या कर देंगे? अंदर की तरफ एक कोटिंग कर देंगे। ठीक है, तो अब सी इनेमल कोटिंग किसके लिए किया जाता है? तो सी इनेमल कोटिंग किया जाता है नॉन एसिडिक फूड्स के लिए। किसके लिए किया जाता है? नॉन एसिडिक फूड्स के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बाकी टाइप के भी आर एनेमल कैंस, सी एनेमल कैंस, प्लेन कैंस, लिक्विड कैंस, ये कहाँ यूज होते हैं सब लिखा हुआ है, जरूर आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। एग मार्क वॉज प्रोमulgated इन, कई बार ये क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। एग मार्क कब प्रोमulgate किया गया था? 1937 में प्रोमulgate किया गया था एक कानून के माध्यम से, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। कौन इसको रेगुलेट करता है वर्तमान में? डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कौन सी मंत्रालय है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, चलो कोल्ड टेस्ट ऑफ अ फैट इज मेजर ऑफ, कोल्ड टेस्ट जो फैट के लिए लगाया जाता है वो किस चीज को मापता है फैट में, है ना। तो कोल्ड टेस्ट जो फैट की लगाया जाता है वह फैट में एग्जैक्टली क्या माप रहा है? पहला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ऑयल, दूसरा विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल एट अ टेम्परेचर जस्ट अबव इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा रेजिस्टेंस ऑफ ऑयल टू क्रिस्टलाइजेशन, चौथा टोटल सैचुरेटेड फैट। तो कोल्ड टेस्ट ऑफ द फैट इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑयल टू क्रिस्टलाइजेशन, तेल के क्रिस्टलीकरण के प्रतिरोध को मापने के का क्या है? एक माध्यम है। ठीक है,
इसको ध्यान में रखेंगे इस टेस्ट को आप, बस टेस्ट में इतना ही ध्यान में रखना किसके लिए यूज होता है। बाकी जो यहाँ टेस्ट लिखे हुए हैं ये आपके काम के बहुत ज्यादा हैं, है ना। मान लो रेचर्ड मिशेल वैल्यू पूछ लिया गया, काय के लिए होती है, तो वोलेटाइल फैटी एसिड की बताने के लिए वैल्यू होती है, ठीक है। पोलेंस्क वैल्यू, क्रिस्नर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, ठीक है, ये सब क्या है, तो ये जरूर ध्यान में रखिए। ये आपका सब कुछ यूनिट 1 और यूनिट 10 से रिलेटेड है। यूनिट 1 में फैट टॉपिक दिया हुआ है, यूनिट 1 में क्या दिए हुए हैं, टेस्टिंग के मेथड्स दिए हुए हैं, तो वहां से रिलेटेड है, ठीक है। चलो, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पास्ता व्हीट वैरायटी यूज टू, पास्ता बनाने के लिए कौन सा गेहूं उपयोग किया जाता है, तो पास्ता बनाने के लिए उत्तम क्वालिटी का गेहूं यूज किया जाता है, कौन सा, ड्यूरम व्हीट, कौन सा, ड्यूरम व्हीट का यूज किया जाता है ना। तो ड्यूरम व्हीट में क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में, ड्यूरम व्हीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ट्रिटिकम ड्यूरम। इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, व्हीट प्रोटीन पाया जाता है। व्हीट प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लूटेन नाम है। व्हीट प्रोटीन भी क्या है, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, क्या है, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ये दो प्रोटीन से मिलकर के बनता है, कौन से प्रोटीन है, दो, ग्लियाडीन और ग्लूटेनिन, कौन से, ग्लियाडीन और ग्लूटेनिन। कितना प्रोटीन परसेंटेज होता है, 12 से 15% होता है। मतलब पास्ता में जो गेहूं यूज होता है उसमें व्हीट कंटेंट कितना होता है, सॉरी प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, 12 से 15% होता है। और उस प्रोटीन के कारण क्या आता है, एक फर्म टेक्सचर आता है पास्ता में, इसलिए उसको यूज किया जाता, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम एंड कोएंजाइम। एपो एंजाइम और कोएंजाइम के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम भाई। और यही क्या होता है, एक कंप्लीट एंजाइम होता है ना। एपो एंजाइम और कोएंजाइम के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम बोलते हैं। और होलो एंजाइम ही दरअसल क्या होता है, एक कंप्लीट एंजाइम होता है। एपो एंजाइम और कोएंजाइम कंप्लीट एंजाइम नहीं है, ठीक है। एपो एंजाइम और कोएंजाइम कंप्लीट एंजाइम नहीं है। एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, लेकिन प्रोटीन पार्ट सिर्फ एंजाइम नहीं कहलाता। क्यों, क्योंकि जब तक वो सिर्फ प्रोटीन पार्ट रहेगा तब तक क्या रहेगा, वो इनएक्टिव रहेगा। उसको एक्टिव होना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। और वो किसके रूप में आएगा, कोएंजाइम के रूप में आएगा, जो क्या होगा, नॉन प्रोटीनस पार्ट होगा, ठीक है। वो क्या होगा, नॉन प्रोटीनस पार्ट होगा। जब दोनों मिल जाएंगे तो हम उस चीज को फिर एंजाइम के तौर पे क्या बोल रहे होंगे, हॉलो एंजाइम बोल रहे होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। कोफैक्टर क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ये सब पहले पढ़ाया हुआ है, मेरे ख्याल से आपको याद होगा। नहीं याद है तो पढ़िए, क्योंकि ये आपके यूनिट 1 का पोर्शन है, ठीक। चलिए, आज की इस बात को यहाँ खत्म करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।